हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका 18वां पार्ट जो कि है सूखी डाली। और आज चर्चा करेंगे इस पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और पाठ अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिया गया है विषय बोध। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु सन 1914 के महायुद्ध में सरकार की तरफ से लड़ते हुए हुई। दूसरा, सूखी डाली एकांगी में घर में काम करने वाली नौकरानी का क्या नाम था? उत्तर, घर में काम करने वाली नौकरानी का नाम पारू था। तीसरा, बेला का मायका किस शहर में था? उत्तर, लाहौर शहर में। चौथा, दादाजी की पोती इंदु ने कहां तक शिक्षा प्राप्त की थी? उत्तर, प्राइमरी तक। पांचवा, सूखी डाली एकांगी में दादाजी ने अपने कुटुंब की तुलना किससे की है? उत्तर, दादाजी ने अपने कुटुंब की तुलना बरगद के वृक्ष से की है। छेवा, बेला ने अपने कमरे का फर्नीचर बाहर क्यों निकाल दिया? उत्तर, बेला के कमरे का सारा फर्नीचर टूटा फूटा और पुराना था, इसलिए उससे बाहर निकाल दिया था। सातवां प्रश्न, दादाजी पुराने नौकरों के हक में क्यों थे? उत्तर, दादाजी पुराने नौकरों को दयानतदार, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और विश्वसनीय मानते थे, इसलिए वे उनके हक में थे। आठवां प्रश्न, बेला ने मिश्रानी को काम से क्यों हटा दिया? उत्तर, बेला ने मिश्रानी को काम से इसलिए हटा दिया क्योंकि उसे काम करना नहीं आता था। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न, एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई क्यों दिखाई देती है? उत्तर, एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह अकेली ही घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरा, उसके दादाजी उससे बहुत प्यार करते हैं, वह सबकी लाडली बनी हुई है। दूसरा, दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित हो उठते हैं? उत्तर, दादाजी ने करमचंद से छोटी बहू के अभिमान और घृणा के कारण परिवार में ईर्ष्या, द्वेष और परस्पर कलह होने की बात सुनी और ये जाना कि छोटी बहू को लेकर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा था। घर की सुख शांति मिटने लगी थी। छोटी बहू अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती थी, जिससे संयुक्त परिवार टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। दादाजी इस बात से चिंतित हो उठते हैं। तीसरा, करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू बेला के विषय में क्या बताया? उत्तर, करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू बेला के विषय में बताया कि उसके मन में बहुत अभिमान है। वह मायके के घराने को ससुराल से ज्यादा ऊंचा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। शायद इसीलिए उसमें मलमल के थान और रजाई के अबरे नहीं रखे। चौथा, परेश ने दादाजी के पास जाकर अपनी पत्नी बेला के संबंध में क्या बताया? अथवा सूखी डाली एकांगी में परेश ने दादाजी के पास जाकर अपनी पत्नी बेला के संबंध में क्या बताया? उत्तर, परेश ने दादाजी के पास जाकर बताया कि उसकी पत्नी बेला का मन इस घर में नहीं लगता था, उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, सब उसकी निंदा करते थे और सब उसकी शिकायत करते थे, ताने देते थे। वह ऐसा समझती थी जैसे वह परायों में आ गई थी। वह आजादी चाहती है और दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करती। वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती थी, जहां उस पर कोई रोक टोक नहीं। पांचवा,
जब परेश ने दादाजी से कहा कि बेला अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है, तो दादाजी ने परेश को क्या समझाया? उत्तर: दादाजी ने परेश को समझाया कि वे अपने जीते जी पूरे परिवार को एक वट वृक्ष की तरह देखना चाहते थे। वे अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहते थे। वे परिवार के सभी सदस्यों को समझा देंगे, किसी को बेला का तिरस्कार करने का साहस नहीं रहेगा। वे अवश्य ही ऐसा कोई उपाय ढूंढ लेंगे कि वह स्वयं को परायों में घिरा हुआ महसूस नहीं करेगी। 6वां प्रश्न: एकांकी के अंत में बेला रूंधे कंठ से क्या कहती है? उत्तर: एकांकी के अंत में बेला रूंधे कंठ से कहती है कि अब दादाजी पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, तो वे ये भी नहीं चाहेंगे कि वे डाल पेड़ से लगी लगी सूखकर मुरझा जाए, अर्थात परिवार का एक सदस्य परिवार से अलग होकर कभी खुश नहीं रह सकता। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न: इंदु को बेला की कौन सी बात सबसे अधिक परेशान करती है? क्यों? उत्तर: बेला अपने घमंड के कारण मायके को ही सबसे ऊपर देखती है। उसके लिए मायके से ऊपर कुछ भी नहीं है। यही उसके लिए सर्वोपरि है। अपने मायके के सामने वे किसी को कुछ भी नहीं समझती। उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य है सब। बेला की यह बात इंदु को सबसे अधिक परेशान करती है, क्योंकि ये बात उसके मन में घर कर गई है। दूसरा, दादाजी छोटी बहू के अलावा घर के सभी सदस्यों को बुलाकर क्या समझाते हैं? उत्तर: दादाजी छोटी बहू के अलावा घर के सभी सदस्यों को बुलाकर समझाते हैं कि मुझे बड़ा दुख है कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। इसमें दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है और अत्यधिक पढ़ी लिखी है। वह अपने घर की लाडली है, किंतु यहाँ वह केवल एक छोटी बहू है। उसे सबका आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया। कोई भी इंसान योग्यता और बुद्धि से बड़ा होता है, उम्र से नहीं। छोटी बहू निश्चय से ही अकल में सबसे बड़ी है, इसलिए हम सबको उसकी योग्यता का लाभ उठाना चाहिए। उसे सबको आदर देना चाहिए। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले। हमें उसे आगे पढ़ने लिखने का अवसर देना चाहिए। ये कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब उसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ है, और डालियां छोटी हों चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तीसरा, एकांकी के अंतिम भाग में घर के सदस्यों के बदले हुए व्यवहार से बेला परेशान क्यों हो जाती है? उत्तर: घर के सदस्यों के बदले हुए व्यवहार से भी बेला इसलिए परेशान हो जाती है क्योंकि उसे उनका बदला हुआ व्यवहार कुछ ज्यादा ही औपचारिक प्रतीत होता है। उसे लगता है कि शायद वे उसके प्रति जानबूझकर ऐसा करते हैं। जब वे जाती है तो सब खड़े हो जाते हैं। बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माँ जी, कोई भी उसके सामने नहीं हंसता, ना ही कोई अधिक समय तक बात करता है। उसके जाते ही सब डर से जाते हैं। उसे इतना आदर, सत्कार और आराम अच्छा नहीं लगता। चौथा, मंजली बहू के चरित्र की कौन सी विशेषता इस एकांगी में सबसे अधिक दृष्टिगोचर होती है? उत्तर: मंजली बहू के चरित्र की विनोदी स्वभाव की विशेषता इस एकांगी द्वारा सबसे अधिक दृष्टिगोचर होती है। मंजली बहू का स्वभाव विनोदी एवं हास्य भाव से परिपूर्ण है। वह छोटी छोटी बात पर हंसती मुस्कुराती रहती है। किसी के विचित्र व्यवहार पर हंसना और
ठहाके लगाना उसके लिए सामान्य सी बात है। परेश और बेला में किसी बहस पर वह इतना हंसती है कि बेकाबू हो जाती है। उसकी हंसी बेला को और भी खिजा देती है। 5वां, सूखी डाली एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सूखी डाली एकांकी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परिवार के सभी सदस्यों का समान भाव से आदर सम्मान करते हुए प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों, माता पिता का आदर करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए तथा उनके द्वारा बताए गए सुझावों का सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अपने को सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत मानकर घमंड में चूर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा घमंड में रहकर आदमी परिवार के साथ रहकर भी पेड़ पर लगी सूखी डाली के समान जड़ बनकर रह जाता है। छोटा बड़ा कोई उम्र से नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि से होता है। महानता मनवाने से नहीं बल्कि व्यवहार से होती है। 6वां प्रश्न, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। क, ये कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ है और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तो मैंने इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है। इसमें दादाजी इंदु को समझाते हुए कहते हैं कि संयुक्त परिवार एक महान वृक्ष के समान है। हम सब परिवार के सदस्य इसकी शाखाएं हैं और इन शाखाओं से ही वृक्ष की शोभा होती है। वृक्ष के प्रत्येक शाखा का अपना महत्व होता है। शाखा छोटी हो या बड़ी, सबका परस्पर सहयोग उसकी छाया को बढ़ाता है, उसको सौंदर्य प्रदान करता है। भाव ये है कि परिवार में सब मनुष्य समान होते हैं। प्रत्येक मनुष्य परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है। हर सदस्य परिवार की शोभा होता है। सबको मिलजुल कर रहने से ही परिवार की सुख समृद्धि संभव है। छोटा हो या बड़ा, सबकी अपनी अपनी भागीदारी होती है। इसलिए दादाजी इंदु को समझाते हैं, वे नहीं चाहता कि परिवार का कोई सदस्य परिवार से अलग रहे। आगे दूसरा प्रश्न यहाँ दिया गया है। दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप ये चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? अब इसका जो उत्तर है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। इस गद्यांश का भाव है कि परिवार जनों के व्यवहार ने छोटी बहू का अंतर्मन झंझोड़ दिया। उसे दादाजी तथा परिवार के महत्व का बोध हो गया, इसलिए वे सबके प्रति सहयोगी बनकर रहना चाहती है। वे दुखी होकर दादाजी से आग्रह करती है कि आप परिवार से किसी का अलग होकर रहना पसंद नहीं करते, किंतु क्या आप चाहेंगे कि परिवार के साथ रहकर ही कोई सदस्य जड़ बन जाए? आगे भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। मैंने यहाँ उत्तर लिखा है। प्रतिष्ठा का शान, आन, सम्मान। आकाश का नभ, असीम, शून्य। वृक्ष का विटप, पेड़, तरु। प्रसन्न का खुश, सुखी, संतुष्ट। परामर्श, राय, विचार, सलाह। अवसर, समय, मौका, सहयोग। आदेश का आज्ञा, हुक्म, हिदायत। आलोचना का निंदा, देखना और परखना। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे आकाश का विलोम आ जाएगा पाताल। आजादी का गुलामी। पसंद का नापसंद। शांति अशांति। आदर का अनादर। प्रसन्न का अप्रसन्न। झूठ सच। निश्चय का अनिश्चय। मूर्ख का समझदार। इच्छा का
अनिच्छा, अनिच्छा घृणा का प्रेम, विश्वसनीय का अविश्वसनीय। आगे निम्नलिखित समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ बताते हुए वाक्य बनाएं। जैसे यहाँ पर लिखा है, सूखी, सूखी हुई, मुरझाई हुई, वर्षा न होने के कारण फसल सूखी पड़ी है। सुखी मतलब प्रसन्न, खुश, हर व्यक्ति अपने घर सुखी रहे। सास, पति या पत्नी की माँ, महेश की सास तेज स्वभाव की प्रतीत होती है। सांस मतलब सांस से दौड़ते दौड़ते मेरी सांस ही फूल गई थी। कुल मतलब जोड़, इन सभी संख्याओं का कुल योग क्या है? कूल मतलब किनारा, हम सब यमुना के कूल पर देर तक बैठे रहे। और का तथा मोहन और राकेश आए थे। और मतलब की तरफ, गेंद मेरी तरफ फेंक दो। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर उनका वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे सबसे पहला है काम आना, मतलब मारा जाना। वाक्य है, हमारे देश के अनेक सैनिक सन 1962 की चीन के आक्रमण में काम आए थे। दूसरा, नाक भौं चढ़ाना, घृणा या असंतोष प्रकट करना। सुरेश तो रमेश की बातें सुनकर नाक भांग चढ़ाने लगा था। पारा चढ़ना मतलब क्रोधित होना, रावण को देखकर हनुमान जी का पारा चढ़ने लगा था। अगला, भीगी बिल्ली बनना, सहम जाना, चोर पुलिस को देखकर भीगी बिल्ली बन गया। पांचवा, मरहम लगाना यानी सांत्वना देना, शहीद के घर जाकर सभी लोगों ने परिवार को मरहम लगाया। छठवां, ठहाका मारना, जोर से हंसना, जोकर को देखकर बच्चे ठहाके मारने लगे थे। सातवां, खलल पड़ना मतलब किसी काम में बाधा आना, लक्ष्य के आते ही वैदेही के काम में खलल पड़ गया। आठवां, कमर कसना, किसी काम के लिए निश्चय पूर्वक तैयार होना, मार्च आते ही विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए कमर कस ली। आगे है रचनात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आप बेला है और दादाजी आपसे आपकी परेशानी का कारण जानना चाहते हैं। आप क्या उत्तर देंगी? उत्तर, मैं दादाजी को उत्तर देती कि परिवार के सदस्यों के साथ वे सामंजस्य बिठाने में ना जाने क्यों असफल रही। वे सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती है, किंतु फिर भी परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं बन पाती। ऐसी अवस्था में वे क्या करें? किस प्रकार सभी लोगों से तालमेल बिठाए, सबको कैसे खुश रखे? दूसरा, आज भारत में संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं, बताएं कि इसके क्या कारण हैं? उत्तर, इसमें निम्नलिखित कारण है। आज भारत में भौतिकतावादी संस्कृति का बोलबाला है, स्वार्थ भावना सर्वोपरि समझी जा रही है, परस्पर ईर्ष्या द्वेष की भावना बढ़ रही है, परिवार के लोगों में लालच और घृणा बढ़ता जा रहा है, प्रेम भाव, सद्भाव, सहयोग, आदर सम्मान एवं श्रद्धा भाव कम हो रहे हैं, पश्चिमीकरण का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तीसरा, नौकरी की तलाश में आज घर के सदस्यों को देश के दूर दराज के इलाकों में ही नहीं, विदेशों में भी जाना पड़ता है। ऐसे में दादाजी की वटवृक्ष वाली कल्पना कहाँ तक प्रसंगित है? उत्तर, वर्तमान युग वैश्वीकरण उद्योगीकरण का युग है। वैश्वीकरण एवं भूमंडलीकरण के इस युग में कोई भी मनुष्य विश्व के किसी भी कोने में जाकर मेहनत से कमा सकता है। ऐसे में उस सदस्य को अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है। ऐसे में दादाजी को वटवृक्ष वाली कल्पना अप्रासंगिक सी जान पड़ती है, क्योंकि मनुष्य को अपनी आजीविका कमाने हेतु अपने बच्चों के साथ देश के किसी भी कोने तथा देश से बाहर जाकर रहना पड़ सकता है, किंतु इससे ये बात महत्वपूर्ण है कि
भले ही वे मनुष्य शारीरिक रूप से परिवार के साथ वट वृक्ष की शाखाओं से जुड़कर ना रह सके, किंतु वे अंतर मन से तो अपने परिवार के साथ जुड़ा रहता है। वह दूर रहकर भी परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण निर्वाह कर सकता है। चौथा प्रश्न, घर में नई बहू के आने पर घर के माहौल में घुल मिल जाना जहां उसकी जिम्मेदारी है, वहीं परिवार के शेष सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि वे भी उसकी आशाओं अपेक्षाओं के अनुसार खुद को बदले। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों? हाँ, मैं इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि जब घर में नई बहू का आगमन होता है तो वहाँ का वातावरण और वहाँ के सदस्य उसके लिए बिल्कुल अनजान होते हैं। वह परिवार के किसी भी सदस्य को आचार्य व्यवहार से बिल्कुल अनजान होती है। नए घर में आने पर उसकी बहुत सी आशाएं और अपेक्षाएं होती है, जिन्हें वह नए परिवारजनों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं प्रेम पूर्वक पूर्ण करना चाहती है। घर के अन्य सदस्यों के अलावा वही अकेली नहीं होती है, इसलिए घर के सभी सदस्यों को उसकी भावनाओं, आशाओं का ध्यान रखना चाहिए। ये परिवार के शेष सदस्यों की अहम जिम्मेदारी है, किंतु उसके साथ नई बहू को भी नए वातावरण के अनुसार खुद को बदलना चाहिए। पिछली बातों को भूलकर नए माहौल में घुल मिल जाना चाहिए। पांचवा, यदि आपके घर में कोई सदस्य या कोई आपका मित्र, रिश्तेदार धूम्रपान जैसी लत का शिकार है, तो आप उसकी ये लत छुड़वाने में कैसे मदद करेंगे? उत्तर, मैं उसे धूम्रपान से होने वाली हानियों के बारे में बताऊंगा। उसे किसी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित रोगी से मिलवाऊंगा, ताकि उसे देखकर धूम्रपान के द्वारा होने वाली क्षति को समझ सके। अगला जो प्रश्न है वो आप अपनी क्लास में उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, हम उनको भी पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सातवां प्रश्न, दादाजी में अनेक चारित्रिक गुण है, किंतु हुक्का गुड़गुड़ाते रहना तथा छोटी बहू से अपनी पोती के लिए दहेज की अपेक्षा करना उनके चरित्र की कमियां हैं। इस संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, निश्चित रूप से ये दोनों बातें दादाजी के चरित्र को कलुषित करती हैं। हुक्का गुड़गुड़ाते रहना केवल दादाजी के स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के लिए हानिकारक है। इससे उत्पन्न धुआं सारे घर के लोगों को कैंसर का शिकार बनाता है। कैंसर ऐसा भयानक रोग है जो किसी भी परिवार को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से तोड़कर रख देता है। छोटी बहू से अपनी पोती के दहेज की अपेक्षा करना अत्यंत बुरी बात है। दहेज प्रथा समाज के लिए कलंक है। इसे समाप्त करना ही चाहिए और किसी भी तरह प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं वो आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए इनको हम दूसरे प्रश्न से डिस्कस करते हैं। अपने पुस्तकालय से उपेंद्रनाथ अश के अन्य एकांगियों को लेकर पढ़िए। मैंने यहाँ लिखा है, पुस्तकालय से उपेंद्रनाथ अश के अन्य एकांगियों जैसे देवताओं की छाया में पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, पक्का गाना, चरवाहे आदि को आप पढ़ सकते हैं लेकर। तीसरा, वट वृक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र कीजिए। मैंने लिखा है, वट वृक्ष जिसे बरगद का वृक्ष नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐतिहासिक वृक्ष है। भारतीय संस्कृति में वट वृक्ष का नाम बड़े आदर एवं सम्मान से लिया जाता है। हमारी संस्कृति में इसको पूजनीय एवं श्रद्धेय माना जाता है। इसकी पूजा की जाती है। प्राचीन संस्कृति में वट वृक्ष को परिवार के मुखिया की तरह पूजा जाता था। यह एक औषधीय वृक्ष है। आगे ज्ञान विस्तार के बारे में बताया गया है, यहाँ पर उसको पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले है वट वृक्ष। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष को बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। अंग्रेजी में ये बनियन ट्री और वैज्ञानिक भाषा में फाइकस वैनिगलिसिस नाम से प्रसिद्ध है। ये हिंदुओं का परम पवित्र एवं पूजनीय वृक्ष है। दूसरा, 1914 महायुद्ध। विश्व के अनेक देशों का प्रथम महायुद्ध सन 1914 से लेके 1919 तक चलता रहा था। यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप में जल, थल और आकाश में 5 वर्ष तक लड़ा जाता रहा था। अनेक देशों के द्वारा एक साथ लड़े जाने के कारण वे इसे महायुद्ध या विश्व युद्ध का नाम दिया गया है। इसमें विश्व भर की अपार क्षति हुई थी। तीसरा, लाहौर। पाकिस्तान के इस नगर को उस देश का दिल भी कहते हैं। यह पाकिस्तान के इतिहास, संस्कृति और शिक्षा को बहुत बड़ी देन है। ये वहां के पंजाब की राजधानी भी है। अगला, ग्रेजुएट। जो व्यक्ति स्नातक डिग्री को प्राप्त कर चुका हो उसे ग्रेजुएट कहते हैं। यह विश्वविद्यालय की पहली उपाधि होती है जो कला, विज्ञान, कॉमर्स आदि विषयों में होती है। पुराने जमाने में विद्यार्थियों की शिक्षा गुरुकुलों में पूरी होती थी और तब पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेने वाले विद्यार्थियों को पवित्र जल से स्नान करवाकर सम्मानित किया जाता था, इसीलिए उन्हें स्नातक कहते थे। हुक्का गुड़गुड़ाना। हुक्का तंबाकू के प्रयोग का ही एक तरीका है जिसका अपार प्रयोग अति हानिकारक होता है। ये शरीर के अधिकतर हिस्सों को अपार हानि पहुंचाता है। जिन लोगों की उपस्थिति में कोई व्यक्ति तंबाकू का उपयोग करता है वे सब भी हवा के माध्यम से इसके विष से प्रभावित होते हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से इसके प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके सेवन से कैंसर हो जाता है। फेफड़े, मुंह, गले आदि के कैंसर का ये मुख्य कारण है। ये हृदय को तरह तरह की बीमारियां प्रदान करता है। इसका उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। ये लत डालने वाला होता है। आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला, सूखी डाली एकांकी में कैसे परिवार की कहानी का वर्णन है? उत्तर, सूखी डाली एकांकी में एक संयुक्त परिवार की कहानी का वर्णन है। दूसरा प्रश्न, संयुक्त परिवार में कैसी बहू का आगमन हुआ? उत्तर, संयुक्त परिवार में एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत, नवीन विचारों वाली बहू का आगमन हुआ। तीसरा प्रश्न, इस एकांकी में संयुक्त परिवार को टूटने से कौन बचाता है? उत्तर, इस एकांकी में संयुक्त परिवार को टूटने से दादाजी बचाते हैं। चौथा प्रश्न, दादाजी ने परिवार की क्या संज्ञा दी है? उत्तर, दादाजी ने परिवार को एक वट वृक्ष की संज्ञा दी है। परिवार एक वट वृक्ष के समान है और परिवार के सभी सदस्य उसकी शाखाओं के समान है। पांचवा, दादाजी परिवार के लोगों को क्या संदेश देते हैं? दादाजी परिवार के लोगों को परस्पर प्रेम भाव, सद्भाव एवं श्रद्धा पूर्वक मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। छठवां, किसको सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है? तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है। सातवां, सूखी डाली एकांकी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। सूखी डाली उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित एक पारिवारिक एकांकी है। इसमें लेखक ने संयुक्त परिवार के आंतरिक सत्य की एक प्रामाणिक झांकी प्रस्तुत की है। दादाजी अपने परिवार रूपी वट वृक्ष की जड़ के समान है जो आखिरी तक अपने परिवार को टूटने एवं बिखरने से बचाते हैं।
वे नई बहू के आने से सभी लोगों को सद्भाव से जोड़कर संयुक्त परिवार रूपी वट वृक्ष को सहारा देते हैं। 8वां, सूखी डाली एकांकी के आधार पर बेला का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, सूखी डाली एकांकी में बेला का महत्वपूर्ण स्थान है। वे एक शिक्षित युवती थी। उसने बीए तक शिक्षा प्राप्त की थी। वह एक प्रतिष्ठित कुल की कन्या थी। बेला दादा के संयुक्त परिवार में सबसे छोटी बहू थी। उस पर आधुनिकता का प्रभाव था। वह गर्व की भावना से युक्त थी। यही कारण था कि वह नए संयुक्त परिवार में अपने को अजनबी समझती थी। वह घर में सब कुछ नया चाहती थी। उसे घर की नौकरानी का काम पसंद नहीं था। उसने उसे काम से हटा दिया था। इंदु और मंजली बहू का व्यवहार उसे अधिक खिंचा देता था। इससे बेला अंतः संघर्ष से पीड़ित हो गई थी। जब दादा को पता लगा कि बेला घर में अपने आप को एक विचित्र स्थिति में महसूस कर रही थी, तो उन्होंने उसे ठीक रास्ते पर लाने की युक्ति निकाल ली थी। अंत में दादा की युक्ति बेला के चरित्र में परिवर्तन ला दिया था। बेला भी अनुभव करती थी कि संयुक्त परिवार में रहने का अपना ही आनंद है। मतलब उसे भी फर्क पता चल गया था। उसे जब घर में आदर के साथ स्नेह का भी भाव मिल गया, तो वह घर के लोगों के साथ घुल मिल गई थी। 9वां प्रश्न, सूखी डाली के आधार पर मंजली बहू का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, मंजली बहू स्वभाव से विनोदी थी। किसी के विचित्र व्यवहार पर हंस पड़ना उसके लिए सामान्य सी बात थी। परेश और बेला में किसी बहस पर वह इतना हंसती थी कि बेकाबू हो जाती थी। उसकी हंसी बेला को और भी खिंचा देती थी। उसकी इस दुर्बलता को दादाजी भी समझते थे। तभी तो वे उसे लक्ष्य कर कहा था, मंजली बहू, तुम अपनी हंसी उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक कि वे पूर्णतः घर का अन्य अंग न बन जाएं। दादा की प्रेरणा से मंजली बहू में परिवर्तन आ गया था। बेला के प्रति उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। इतना ही नहीं, उसमें मनोवैज्ञानिक सूझबूझ आ गई थी। यथा, क्यों बेटी अब रंजवा कुछ काम सीख गई या नहीं? बुढ़िया है तो सयानी। वह आगे बेला को लक्ष्य कर कहती है, मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। वास्तव में बहू, दादाजी पुराने नौकरों के हक में है, क्योंकि वह दयानतदार होते हैं और विश्वसनीय। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस प्रकार मंजली बहू का चरित्र एकांकी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेखक ने उसके माध्यम से स्त्री सुलभ गुण दोषों पर प्रकाश डाला है। 10वां प्रश्न, सूखी डाली उद्देश्य प्रधान एकांकी है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। उत्तर, सूखी डाली शीर्षक एकांकी अश्क जी की एक सुद्देश्य रचना है। इस एकांकी का मूल उद्देश्य संयुक्त परिवार प्रणाली का समर्थन करना है। आज का शिक्षित युवक अपने अहम की तुष्टि के लिए अपनी खिचड़ी अलग पकाना चाहता है। वह नहीं जानता कि मिलजुल कर रहने का अपना आनंद है। इससे परिवार का गौरव और उसकी शक्ति बढ़ती है। एकता में बल है। लेखक ने वट वृक्ष के प्रतीक के माध्यम से बताया है कि दादा मूलराज जो परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनकी स्थिति वट वृक्ष के समान है तथा अन्य सदस्य बेटे, बहुएं, पोते, पोतियां आदि उस वृक्ष की शाखाएं और पत्ते हैं।
जिस प्रकार वृक्ष की शोभा उसकी शाखाओं और उसके पत्तों से है, उसी प्रकार परिवार की शोभा आपस में मिलजुल कर रहने में है। जिस प्रकार वट वृक्ष अपने सशक्त तने और शाखाओं के बल पर आंधी तूफान का सामना करने में सक्षम बना रहता है, उसी प्रकार संयुक्त परिवार भी हर प्रकार के पारिवारिक संकट का सामना करने में समर्थ होता है। 11वां, सूखी डाली एक प्रतीकात्मक एकांकी है। इस दृष्टि से इसकी कथा वस्तु की समीक्षा कीजिए। उत्तर, सूखी डाली एकांकी के रचयिता श्री उपेंद्र नाथ अश्क हैं। ये उनका एक प्रतीकात्मक एकांकी है जिसमें संयुक्त परिवार प्रणाली का समर्थन किया गया है। मूलराज अपने सारे परिवार को एक इकाई बनाए हुए है। वे एक महान वट के समान है। वे उस वट की तरह है जिसकी लंबी लंबी शाखाएं सारे आंगन को छाया प्रदान करती है। दादा मूलराज 72 वर्ष के हैं। उनकी सफेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी शाखाओं की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए हैं। उनका बड़ा लड़का सन 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़के काम आया था। उसके बलिदान के बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा जमीन प्रदान की थी। दादा ने अपनी मेहनत और अपने साहस के बल पर एक के 10 मुरब्बे बनाए। उनके 2 बेटे तथा पोते सारे कामकाज की देखभाल करते हैं। सबसे छोटा पोता नायब तहसीलदार हो गया है। उसका विवाह लाहौर की एक सुशिक्षित युवती से हुआ है। घर में शिक्षित युवती के आगमन में एक संग सा पैदा हो गया है। दादा की तीनों बहुएं घर में बड़ी भाभी, मंजली भाभी तथा छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती हैं। वे तीनों सीधी सादी महिलाएं हैं। इन सब में उनकी दादा की पोती इंदु प्राइमरी तक पढ़ी है। वह स्वभाव से नटखट है। दादा भी उससे बड़ा प्यार करते हैं। पढ़ी लिखी बहू बेला के आने से इस परिवार की शांति भंग होने लगती है। अंत में ऐसी स्थिति आती है कि परेश तथा उसकी पत्नी बेला घर से अलग होने का निर्णय कर लेती हैं। दादा ये सहन नहीं कर सकते। वे नहीं चाहते कि घर के संयुक्त परिवार का कोई सदस्य अलग हो। वे बड़ी युक्ति से इस टूटते हुए परिवार को बचा लेते हैं। उनका कथन है, बेटा ये कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं। डालियां ही से पेड़ है और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई डाली से टूटकर पृथक हो जाए। 12वां, अश्क ने अपने नाटकों में किन समस्याओं को लिया है? उत्तर, अश्क ने अपने नाटकों में मुख्य रूप से सामाजिक तथा पारिवारिक समस्याओं का चित्रण किया है। इनमें से प्रमुख पारिवारिक विघटन, संयुक्त परिवार, भ्रष्टाचार, खान पान, रहन सहन, पश्चिम का अंधानुकरण, भौतिकवाद, दिखावा, कथनी और करनी में अंतर की समस्याएं हैं। इनके चित्रण द्वारा लेखक ने मानव को अपनी कमजोरियों को जानकर उन्हें त्यागने का संकेत किया है। आगे आशय स्पष्ट करें। पहला, मीठी वे कब कहती हैं जो आज कड़वी कहेंगी? इसका उत्तर है, प्रस्तुत कथन इंदु का है। छोटी भाभी इंदु से रजवा के रोने का कारण पूछती है और कहती है कि क्या छोटी बहू ने इसे कोई कड़वी बात कह दी है। इंदु छोटी भाभी के घर के सदस्यों के प्रति व्यवहार से असंतुष्ट है। झट से अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करती हुई कहती है कि छोटी भाभी बेला मीठी कब बोलती है जो आज कड़वा बोलेगी, अथवा वे कभी मीठा तो बोलती ही नहीं, जब भी बोलती है कड़वा ही बोलती है। आगे ख,
कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अभियुक्तों से भी गए बीते हो जाते हैं। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है यहाँ पर, बेला पढ़ी लिखी बहू है, इसलिए उसे घर के पुराने रीति रिवाज पसंद नहीं। परिणाम स्वरूप वह प्राय खिजी रहती है। उसके इस व्यवहार को लेकर छोटी भाभी इंदु से कहती है कि क्या परेश बेला का पति उसे समझाता नहीं। ये सुनकर इंदु कहती है कि वहां परेश की कौन सी सुनवाई होती है। तभी मंजली भाभी हस्तक्षेप करती हुई कहती है कि परेश कचहरी में तहसीलदार होगा, घर में तो वह अपराधियों से भी गया बीता है। यहाँ मंजली बहू के कथन में व्यंग्य का भाव है। आगे, हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है। तो इसका जो उत्तर है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। दादा मूलराज को जब पता चलता है कि घर में बेला यानी नई बहू को लेकर सदस्यों में मनमुटाव चल रहा है, तो वे अपने बेटे करमचंद से कहते हैं कि ये बात पहले उन्हें क्यों नहीं बताई गई। यदि उन्हें पता होता तो वे इस समस्या का समाधान करते। उनका कथन है कि हल्की सी खरोच का भी तत्काल इलाज न किया जाए तो वह बढ़कर घाव बन जाती है। घाव का उपचार करना कठिन होता है। भाव है कि घर में कोई ऐसी बात तूल ना पकड़े जो संयुक्त परिवार प्रणाली में बाधक बन जाए। 14वां, इस एकांकी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगता है? उस चरित्र की 3 विशेषताएं लिखें। दादा मूलराज सूखी डाली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र हैं। वे एकांकी की कथा वस्तु के केंद्र बिंदु हैं। उन्हीं के माध्यम से एकांकी का उद्देश्य उभर कर सामने आया है। उनका चरित्रांकन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। अनुभवी व्यक्ति, दादा 72 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति हैं। इस आयु में अधिकांश वृद्ध चिड़चिड़े स्वभाव के तथा क्रोधी बन जाते हैं, पर दादा इस तथ्य का अपवाद हैं। वे स्वभाव से सौम्य हैं। उन्हें संसार का गहरा अनुभव प्राप्त है। घर में उनकी स्थिति एक वट वृक्ष के समान है जो घर के सभी सदस्यों को छाया प्रदान करती है। आगे, भावुक, सहृदय एवं संयुक्त परिवार प्रणाली के समर्थक दादाजी एक भावुक तथा सहृदय व्यक्ति हैं। वे घर के सभी सदस्यों से प्रेम करते हैं। बच्चों के प्रति उनका विशेष स्नेह है। वे ये सहन नहीं कर सकते कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य अलग हो। जब उनका बेटा करमचंद उन्हें बताता है कि परेश शायद अलग होना चाहता है तो वे चिंता में डूब जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे वही मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई ना लगाई जाए बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और वही घाव फिर नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक ही नहीं होता। दूरदर्शी, दादाजी ये मानकर चलते हैं कि घृणा से घृणा तथा स्नेह से स्नेह उत्पन्न होता है। वे ऐसी युक्ति से काम लेते हैं कि एक टूटता हुआ परिवार टूटने से बच ही नहीं जाता बल्कि उसमें और अधिक स्थिरता आ जाती है। वे इंदु तथा मंजली बहू को उनकी त्रुटियों से सूचित कर उन्हें बेला के प्रति स्नेहपूर्ण तथा आदर पूर्वक व्यवहार करने की प्रेरणा देते हैं। वे इंदु और मंजली बहू को समझाते हुए कहते हैं, मुझे शिकायत का अवसर न मिले। गला भर आता है उनका। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ बड़े फले फूले जीवन के सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूमे और सरसाएं।
विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सहरा देती है। 15। दादा मूलराज के घर में नई बहू बेला के आने से घर का वातावरण क्यों अशांत हो जाता है? नई बहू के घर में आ जाने से घर का वातावरण इसलिए अशांत हो जाता है क्योंकि बेला एक पढ़ी लिखी युवती है। वे संपन्न परिवार से संबंध रखती है। उस पर आधुनिक जीवन पद्धति की गहरी छाप है। परंपरावादी तथा संयुक्त परिवार प्रणाली का समर्थन नहीं करती। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में है। उसे ना अपने ससुराल का पुराना ढंग का फर्नीचर पसंद है और ना ही पुराने ढंग का आचार व्यवहार। यहाँ तक कि उसे घर के पुराने नौकर चाकर तक पसंद नहीं। घर के अन्य सदस्यों से भी उसकी नहीं बनती। किसी न किसी बात पर बेला को आपत्ति है। यही कारण है कि नई बहू के घर में आने से घर का वातावरण अशांत हो जाता है। 16वां, यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ बढ़े, फले फूले, जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूले और सरसाएं। ये वार्तालाप किसका है तथा किस बात को व्यंजित करता है? उत्तर, ये वार्तालाप दादा मूलराज का है। वे संयुक्त परिवार प्रणाली के समर्थक हैं। वे अपने परिवार को वट वृक्ष के समान मानते हैं। जिस प्रकार वट वृक्ष अपनी हरी भरी शाखाओं तथा पत्रों के साथ शीतल साया देता है, उसी प्रकार संयुक्त परिवार में भी सब प्रकार के सुख सुविधाएं रहती हैं। जिस प्रकार वट वृक्ष से अलग होने पर शाखा अपना अस्तित्व खो बैठती है, उसका विकास रुक जाता है, इसी प्रकार किसी सदस्य का परिवार से अलग हो जाना उसके अकेलेपन का सूचक है। दादा मूलराज भी अपने वट वृक्ष रूपी परिवार के सदस्य रूपी शाखाओं को बिखरता नहीं देख सकते। आगे एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। पहला, दादा किसके समान महान दिखाई देते हैं? उत्तर, दादा वट के समान महान दिखाई देते हैं। दूसरा, परेश किस पद पर कार्य करता है? उत्तर, परेश नायब तहसीलदार के पद पर कार्य करता है। तीसरा, क्या चीज जल देने से नहीं पनपती? उत्तर, पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। चौथा, दादाजी क्या नहीं सह सकते? उत्तर, दादाजी परिवार से किसी का अलग होना नहीं सह सकते। आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, बेला किसकी पत्नी है? जगदीश की, भाशी, परेश या करमचंद की? उत्तर है परेश। दूसरा प्रश्न, शायद छोटा अलग हो जाए, ये कथन किसका है? करमचंद का, जगदीश का, परेश का या भाशी का? उत्तर है करमचंद का। तीसरा प्रश्न, दादा की आयु कितनी है? 70, 72, 74 या 76? उत्तर है 72। एक शब्द, हाँ नहीं, सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेरे मायके में ये होता है, मेरे मायके में ये नहीं होता। इंदु ये कथन किसके विषय में कह रही है? एक शब्द में उत्तर दें। उत्तर, छोटी बहू बेला। दूसरा, बस करो भाशी, क्या खटखट लगा रखी है? हाँ या नहीं में उत्तर लिखें, ये नहीं बोला गया। तीसरा, ये परिवार बरगद के इस महान पेड़ ही की भांति है, हाँ या नहीं में उत्तर दें। हाँ। चौथा प्रश्न, दादाजी के 4 कपड़े धोने को कहा था, वे तो पड़े गुसल खाने में गल रहे हैं, सही है या गलत? ये सही है। पांचवा प्रश्न, परेश की तो छोटी बहू बहुत सुनती है, सही है या गलत? ये सही है, गलत है।
6वां प्रश्न, यदि कोई डैश थी तो उसे वही डैश देना चाहिए था, यदि कोई शिकायत थी तो उसे वही मिटा देना चाहिए था। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। 8वां प्रश्न, मुझे केवल भाभी कहा कर मेरी प्यारी इंदु। तो ये था इस पार्ट का अभ्यास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।